देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के मामले 46,000 के पार जा पहुंचे। 24 घंटे के अंदर देश में 195 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके बाद देश में मरने वालों की संख्या भी ऊपर चढ़ी है। वहीं यूपी में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 2800 के पार जा पहुंची। यूपी में कोरोना के 1862 एक्टिव केस है। साथ ही अब तक 944 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना वायरस को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना को लेकर आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। कोरोना से लड़ाई में यह ऐप फायदेमंद साबित होगा। यूपी में ग्रीन जोन में बसें चलाने की तैयारी शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही प्रदेश में बस सेवा की शुरुआत होगी। ग्रीन जोन जिलों की सीमा के अंदर सभी मार्गों पर बसें चलेंगी। 2 ग्रीन जोन जिलों के बीच भी यूपी परिवहन की बस सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें बस में स्टाफ यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने ट्वीट कर मांग की है कि तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोलने के बाद अब नॉनवेज खाने की चाहत रखने वालों की तलब बढ़ गई है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की है कि मीट की दुकानों को खोला जाए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि योगी जी, शराब पीने वालों को शराब पिलवाइए, लेकिन हम लोगों को भी गोश्त खाने दीजिए। कम से कम इंसाफ का दामन ना छोड़ो हाथ से। मैं नहीं कहता कि तुम मेरी तरफदारी करो। देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है और इस दौरान बिगड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्रियों से संवाद किया। इस कड़ी में राहुल गांधी ने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अभिजीत बनर्जी से बातचीत की। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के मुद्दे के बहाने राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरना वो चाहते थे, लेकिन अभिजीत बनर्जी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया है। आज से दिल्ली में अब पेट्रोल 1.67 रुपये और डीजल 7 रुपये 10 पैसे महंगा हो गया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर वैट बढ़ाने का ऐलान किया। पेट्रोल पर वैट को बढ़ाकर 27% से 30% कर दिया गया है, जबकि डीजल पर 16.77% से बढ़ाकर 30% वैट को किया गया है। कोरोना संकट के कारण अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NEET की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इसके साथ ही जी की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होगी। परीक्षा अब अगस्त महीने तक जाएंगे। ऐलान मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में मायावती ने कहा कि ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेन और बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल रही हैं। सभी सरकारें ये स्पष्ट करें कि उन्हें भेजने के लिए किराया नहीं दे पाएंगे। बीएसपी की यह मांग है, यदि सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया लेने में आनाकानी करती हैं तो फिर बीएसपी अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी। दिल्ली में शराब की दुकानों के सामने सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोग सुबह 5:30 बजे से लाइन में लगने शुरू हुए। दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतों में 70% का इजाफा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब पीने वालों पर इसका फर्क नहीं दिख रहा। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली वालों को शराब खरीदने के लिए 70% ज्यादा दाम चुकाने हैं। देश के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जताई है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव कराने और सरकार बनाने को मंजूरी दी गई।
भारत ने पाकिस्तान से कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान भारत का अविभाज्य हिस्सा है। पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे में मौजूद हर क्षेत्र को तुरंत खाली करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध और जबरन कब्जाए इलाकों पर कोई अधिकार नहीं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या घटने की बजाय और बढ़ती दिख रही है। कुशीनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से लोगों में दहशत दिखी। अधिकारी कोरोना पीड़ित के गांव पहुंचे। गांव को सैनिटाइज करने के बाद उसे सील कर दिया गया। वहीं पुलिस कोरोना पीड़ित के जीजा की तलाश कर रही है, क्योंकि कोरोना पीड़ित का जीजा ही ट्रक से उसे गांव लेकर आया था। कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देने में जुटे गोंडा जिला प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है। लॉकडाउन पार्ट 3 के पहले ही दिन जिले में कोरोना विस्फोट हुआ और एक साथ 5 नए मरीजों से कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 5 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट जो आई वो पॉजिटिव आई और प्रशासन सख्ते में है। डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने ट्वीट करके एक साथ 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी शेयर की है। पूरे जिले में हड़कंप मचा है। डोईवाला में मसूरी विधायक गणेश जोशी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों को 50 पीपीई किट बांटी। इस मौके पर विधायक गणेश जोशी ने जवानों का हौसला बढ़ाया और जवानों का जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनकी सराहना की। एयरपोर्ट के निदेशक डी.के. गौतम ने मसूरी विधायक गणेश जोशी का आभार प्रकट किया। कहा कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान लगातार अपना योगदान दे रहे हैं और एयरपोर्ट पर भारत सरकार की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना ने हर चीज पर लगाम लगाई है। दोस्त की शादी में डांस करने का सपना देखने वाले लोग अब अपने दोस्तों की शादी ऑनलाइन ही देख पा रहे हैं या करा पा रहे हैं। एक ऐसा ही नज़ारा सहारनपुर में देखने को मिला, जहां पर सना और हनीफ ने ऑनलाइन निकाह किया। इस ऑनलाइन निकाह से दोनों परिवार खुश हैं, साथ ही शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। उत्तराखंड में प्रवासियों की घर वापसी शुरू हुई है, जहां कई राज्यों से प्रवासी कुमाऊं वापस लौटे हैं, तो वहीं अलग अलग राज्यों से आने वाले प्रवासियों को चंपावत जिला प्रशासन की ओर से बसों से लाया जा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार उन पर नजर रख रही हैं और उनकी स्वास्थ्य जांच हो रही है, जिसके बाद उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है। शामली में 2 कोरोना के नए पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मचा है। युवक शहर के मोहल्ला पसरियान और कलंदशाह के रहने वाले हैं और दोनों मोहल्लों को हॉटस्पॉट घोषित कर सील किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों की रैंडम सैंपलिंग कर रही है। बता दें कि शामली में 18 केस सामने आए थे, जो सभी ठीक हो चुके हैं। शामली ऑरेंज जोन में आ चुका था। पूरे देश में इस समय कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जंग लड़ी जा रही है, तो वहीं तीसरे चरण के लॉकडाउन को आगामी 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद प्रदेश में बने क्वारंटाइन सेंटर्स और राहत शिविरों में समय गुजार रहे लोग अपने घर जाने की बाट जो रहे हैं। इसी के तहत काशीपुर में देश के अलग अलग प्रदेशों के साथ साथ नेपाल के रहने वाले लोग राहत शिविर में अपना समय बिता रहे हैं, माहौल बनाकर परिवार जैसा, जिससे उन्हें अपने परिवार से दूर रहने का एहसास कतई ना हो। चाँदपुर के कायस्थान मोहल्ले के रहने वाले एक निजी चिकित्सक अभय अग्रवाल की कोरोना से इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं चिकित्सक की पत्नी और बेटी अभी मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती हैं। जनपद बिजनौर में अब तक 31 कोरोना के मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 20 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 11 कोरोना संक्रमित मरीजों में से एक निजी चिकित्सक अभय अग्रवाल की इलाज के दौरान मेरठ अस्पताल में मौत हुई है। अब जनपद में 10 कोरोना के मरीज। सहारनपुर में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। सहारनपुर में अब तक 119 मामले बचे हुए हैं जो एक्टिव मोड में हैं। आज ग्लोकल मेडिकल कॉलेज से 40 लोगों को छुट्टी मिली है और 2 लोग बिलखनी मेडिकल कॉलेज और फतेहपुर से घर भेजे जाएंगे। अब संक्रमित मरीजों की संख्या 161 से घटकर 119 हो चुकी है।
संभल में जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ उमड़ गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों पर रोक लगा दी। वहीं शाम होते ही जिला प्रशासन की तरफ से नया आदेश आ गया कि आधार कार्ड लाओ और शराब पाओ। जिसके पास आधार कार्ड या अन्य कोई भी आईडी प्रूफ नहीं होगा उसको शराब नहीं दी जाएगी। वहीं इस नए कानून की चारों तरफ चर्चा है। लॉकडाउन 3 में थोड़ी रियायत दी गई। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के तहत बाजार में शराब की दुकानें खुली, बाजारों में भीड़ भी उमड़ी। अब विपक्ष हमलावर है सरकार पर। शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ पर पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने पलटवार करते हुए कहा कि शराब पर समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा। रुद्रपुर में लॉकडाउन 3 को लेकर जनता को थोड़ी रियायत मिली है, तो वहीं लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कसी है। दरअसल लॉकडाउन 3 में व्यापारियों को दुकानें खोलने की छूट मिली। बाजार में दुकानों पर निगरानी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अब पुलिस शहर में पेट्रोलिंग करेगी। इस दौरान कोई भी लॉकडाउन का पालन अगर न करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। लॉकडाउन 3 में उधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा बाजार खोलने में छूट देने के साथ ही ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोलने का फॉर्मूला जारी किया गया था, लेकिन सीमांत खटीमा नगर में दुकानदारों को ऑड इवन फॉर्मूले में कंफ्यूजन होने के बाद प्रशासन ने दुकानों में ऑड इवन के हिसाब से नंबरिंग करनी शुरू की। पूरे बाजार में पुलिस प्रशासन द्वारा दुकानों में ऑड इवन के हिसाब से नंबरिंग की जा रही है। रुड़की में जैसे ही रजिस्ट्री कार्यालय खुला और इस खुलने की सूचना मिली तो वकीलों को ये सूचना लगी, उन्होंने भी आनन फानन में अपने चैम्बर खोल दिए। सूचना मिलते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल रजिस्ट्री कार्यालय पहुंची और रजिस्ट्री कार्यालय को बंद करा दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अग्रिम आदेश तक रजिस्ट्री कार्यालय को बंद करा दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने सरकारी कार्यालयों को जरूरी काम निपटाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि डीएम के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बागेश्वर में कामगार मजदूर वर्ग लगातार घर वापसी की मांग को लेकर सदर तहसील बागेश्वर में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, चक्कर काट रहा है। मजदूरों का कहना है कि हमको केवल 2 वक्त का खाना मिल रहा है, खाने के साथ और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। बिहार सरकार पर मजदूरों ने सुध न लेने का आरोप मढ़ाया। लॉकडाउन के दौरान गरीब और ग्रामीण अंचल के लोगों को मनरेगा कार्य आरंभ करके रोजगार के साथ ही आमदनी का रास्ता खोल दिया गया है। एक तरह से रोजगार ले लो, बेरोजगारी की आवाज लगाकर सबको काम दिया जा रहा है। मिर्जापुर में बाहर से आए जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है उनका कार्ड बनाकर काम देने का निर्देश है। मनरेगा में रोजगार देने के मामले में जिले का प्रदेश में 6ठी रैंकिंग है। लॉकडाउन का असर अलग अलग इलाके में देखने को मिल रहा है, वहीं पारिवारिक जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ता हुआ दिख रहा। रामपुर के थाना क्षेत्र के बिलासपुर में एक दूल्हा बिना दुल्हन लिए ही वापस लौट गया। दरअसल दूल्हे को उत्तराखंड में एंट्री नहीं मिली, दुल्हन को सरहद पर बुलाकर शादी की गई। शादी के बाद दूल्हे के पास दुल्हन को उत्तर प्रदेश की सीमा में ले जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए दुल्हन को अपने मायके जाना पड़ा। बदायूं में 25 डॉक्टर्स की टीम को बरेली कोविड अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखभाल करेगी। जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ डीएम कुमार प्रशांत ने उनकी हौसला अफजाई की, ताली बजाकर उन्हें रवाना किया। 14 दिन तक ये बरेली के कोरोना अस्पताल में इलाज करेंगे। शासन के निर्देश पर इन सभी को भेजा गया है। ग्रीन जोन में चल रहे फर्रुखाबाद में बाजार खोलने के लिए राइट लेफ्ट का नया प्रयोग शुरू किया गया है। बड़े बाजारों में दाहिनी साइड की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को और बाईं ओर की दुकानें मंगल, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता में बाजार खोलने के नए प्रयोग के बारे में जानकारी दी, जिससे पहले जिला अधिकारी ने व्यापार मंडल के नेताओं के साथ प्रशासन की रणनीति की
जानकारी शेयर की। उत्तर प्रदेश के विधायक का उत्तराखंड में दाखिल होना और तमाम जिलों को पार करते हुए कर्णप्रयाग तक पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी उत्तराखंड में सिस्टम को लेकर दो टूक बात कही है। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए ही इसकी जानकारी मिली, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि सभी के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए, लॉकडाउन में समान नियमों का पालन होना चाहिए। हर साल चारधाम यात्रा का सीजन शुरू होते ही देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हजारों की संख्या में ट्रेवल्स व्यवसायियों से गाड़ियां लेकर चारधाम को जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते चारधामों में यात्रियों के आने पर रोक है। ऐसे में ट्रेवल्स व्यवसायी भुखमरी की कगार पर जा पहुंचे हैं। हरिद्वार की टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मांग की है कि ट्रेवल व्यवसायियों को 2 साल के लिए रोड टैक्स और 1 साल के लिए वाहनों के बीमा में छूट देने के साथ साथ बैंक से साल भर के लिए वाहन ऋण की किस्त माफ कराई जाए। उत्तराखंड में संजीवनी मेडिकल व्यवस्था शुरू होने के बाद अब राज्य के तमाम सरकारी डॉक्टर्स लोगों को ऑनलाइन सलाह दे पाएंगे और राज्य में तीनों सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को संजीवनी मेडिकल व्यवस्था के तहत लोगों के उपचार के लिए तैनात किया गया है। राज्य में अभी तक महज 1 दर्जन लोगों के द्वारा ही संजीवनी के जरिए डॉक्टरी सलाह ली गई। इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। लॉकडाउन का फायदा किसी को हो रहा है तो किसी को नहीं, लेकिन उत्तराखंड के जंगल में इसका अच्छा असर देखने को मिला। पिछले 45 दिनों में केवल बागेश्वर में 8 हेक्टेयर जंगल में आग की घटना सामने आई। लॉकडाउन होने की शुरुआत में जो लगी, उसके बाद से आग लगने की कोई घटना नहीं देखने को मिली। वन मंत्री हरक सिंह रावत भी ये कहते दिखाई दिए कि लॉकडाउन के दौरान आग लगने की घटनाओं में बड़ी कमी आई है। लॉकडाउन में राज्य के बाहर रह रहे प्रवासियों की वापसी के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रदेश सरकार राज्य से बाहर फंसे उत्तराखंड के लोगों को लगातार ला तो रही है, लेकिन सरकार अभी केवल उन लोगों को ही प्रदेश में लाएगी जो अलग राज्यों में राहत कैंपों में फंसे हुए हैं। इस मामले पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि जो लोग अपने घरों में हैं या फिर नौकरी करते हैं, उन्हें अभी इस चरण में लाने की हमारी योजना नहीं है। लॉकडाउन से उद्योग बाजार बंद है। लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर मजदूरों पर पड़ा है। वहीं डेयरी उद्योग से राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में डेयरी उद्योग ने जमकर ग्रोथ की है। उत्तराखंड में डेयरी उद्योग और स्थानीय दूध की मांग इस कदर बढ़ी है कि पिछले 1 महीने में प्रदेश में 9% दूध की खपत हुई है। प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है। सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी है, लेकिन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला देहरादून ही है। ऐसे में देहरादून नगर निगम की जिम्मेदारी बढ़ी हुई है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा के अनुसार सरकार की तरफ से जो छूट दी गई है उसमें भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। उनके अनुसार 45 दिनों का लॉकडाउन जिस तरीके से लोग निकाल चुके हैं, ऐसे में संयमित होकर आगे चलने की जरूरत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड में आने वाले प्रवासियों को लाने में सरकार पर कोताही बरतने का आरोप मढ़ा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार केंद्र की आड़ में बार बार बचने की कोशिश कर रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को प्रवासियों को लाने के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रेन से भेजने पर गरीब लोगों से टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। लॉकडाउन 3 में ढील के बावजूद राज्य के 17 चिन्हित हॉटस्पॉट में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। हल्द्वानी का वन भूलपुरा इलाका भी हॉटस्पॉट में शामिल है। 3 मई से कर्फ्यू हटा दिया गया, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन लगातार जारी है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी हो रही है। पुलिस और प्रशासन की सख्त हिदायत के बाद ही कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का और कैमरे का सहारा ले रही है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने उत्तराखंड को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जून के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा है, जिसको विदेश मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस यात्रा का रद्द होने का
सबसे ज्यादा प्रभाव देवभूमि उत्तराखंड पर पड़ेगा। उत्तराखंड में इस यात्रा का संचालन करने वाली संस्था KMVN को अकेले 4.5 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होगा, जो स्थानीय लोगों को नुकसान के तौर पर देखा जाएगा। मथुरा के थाना मंगरा इलाके के अंतर्गत उमरी कट के समीप सवारी लेकर जा रहे टेम्पो की टक्कर सामने से आ रहे ट्रक से हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। टेम्पो सवार यात्रियों में से 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शवों को उपचार के लिए जो घायल हुए थे उनको उपचार के लिए भेजा गया। जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। मथुरा में महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में मरीज को लेकर आए तीमारदारों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की है। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति को इलाज के लिए लाया गया था, पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जब डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी मौत हो चुकी है तो भीड़ ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, तोड़फोड़ की। पुलिस अस्पताल में लगे CCTV को खंगाल रही है, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सहारनपुर के थाना गंगो के मोहल्ला कुरैशियान में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई और फायरिंग भी। खुलेआम लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई। एक पक्ष के लोग छत पर चढ़कर हथियार लेकर दिखाई दिए, जमकर हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए। गोकशी रोकने के लिए बनाई गई कमेटी का एक पक्ष ने विरोध किया था, जिसको लेकर विवाद हुआ। इस घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। शाहजहांपुर में 5 जमाती की अस्थायी जेल उन्हें भेजा गया। यहाँ 5 जमाती तमिलनाडु और निजामुद्दीन में हुए मरकज में शामिल हुए थे। सभी जमातियों पर महामारी एक्ट 1897 के तहत मुकदमा दर्ज करके 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन पूरा होने पर सभी को अस्थायी जेल भेज दिया गया। लखीमपुर खीरी में अचानक आई बारिश और ओले गिरने से मंडी में हजारों कुंतल गेहूं भीग गया, जिसे किसानों को भारी नुकसान के तौर पर देखा गया। मंडी कमेटी ने बाहर खुले में ही गेहूं को रखा हुआ था। इसके लिए कोई इंतजामात नहीं थे कि अगर बेमौसम बारिश होती है तो इस गेहूं का क्या होगा। बदायूं में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां एक संगठन ने शराब खरीदने वाले लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया। सरकार के आदेशों की आलोचना की। हर किसी में ये सम्मान चर्चा का विषय बना रहा। संगठन ने कहा कि जहां गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश हो रही है, वहीं शराब की दुकान पर ये भीड़ देखने के बाद अच्छा नहीं लगता। कानपुर देहात से सैनिटाइजर चुराने का मामला सामने आया है। दरअसल कार सवार युवक ने पहले टोल टैक्स दिया, उसके बाद टोल पर रखे सैनिटाइजर को चुरा लिया। युवक का ये चोरी वाला वीडियो CCTV में कैद हुआ है। महाराष्ट्र में 303 दिहाड़ी मजदूर बसों से कन्नौज पहुंचे। पहले महाराष्ट्र से लखनऊ स्पेशल ट्रेन में पहुंचे थे। सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सभी को 15 दिन का राशन देकर होम क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं मजदूरों का कहना है कि उनको ट्रेन में पानी तक नहीं मिला। नैनीताल में मूसलाधार बारिश के दौरान भी शराब के शौकीन बारिश और ओलों के बीच अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए हैं। भले ही उत्तराखंड में कल शराब की दुकानें खोल दी गई थी, लेकिन आज नैनीताल में पहली बार शराब की दुकान खुली और शराब खरीदने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग घर से बाहर निकले और सुबह 7 बजे से शराब खरीदने के लिए लाइन में लग गए। जौनपुर सरपता थाना इलाके के भटौली गांव में शराब के नशे में धूत पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। 4 साल के बेटे ने यह पूरी घटना देखी, जिसके बाद बच्चा भी सदमे में है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं आरोपी पति को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया।